So student, let us start पाठ 8 रानी दुर्गावती। यह एक शौर्य कथा है जिसके लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पाठ से पहले इस कथा में वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और स्वाभिमान को दर्शाया गया है। तो अब हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे? रानी दुर्गावती के बारे में, उनके स्वाभिमान के बारे में और उनके शौर्य कथा के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। जिस समय अकबर की यश पताका हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फहरा रही थी, उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वातंत्र्य की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। तो इस कहानी में हमें बताया गया है, ऐसे समय का वर्णन है जबकि अकबर की यश पताका, उसकी जीत की कथाएं दूर दूर तक अपना झंडा फहरा रही थी। ठीक उसी समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी, जिसकी स्वतंत्रता की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को ना सह सके थे, उस बल विक्रम की अवहेलना गढ़मंडल की यह वीर नारी निडर होकर कर रही थी। तो वहां के बड़े बड़े प्रतापी राजा भी जिस बल विक्रम को नहीं सह पा रहे थे, उस बल विक्रम का सामना अवहेलना किसने की? गढ़मंडल की उस वीर नारी ने। और यह वीरांगना थी रानी दुर्गावती। तो वो वीर नारी कौन थी? रानी दुर्गावती। दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उसके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में योग्य वर की खोज का प्रयत्न किया। तो दुर्गावती कौन थी? वो कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। तो उनके पिता का नाम क्या हुआ? राजा चंदन राय। और जब रानी दुर्गावती विवाह के योग्य हुई, तो उनके पिताजी ने राजपुतानों के राजकुमारों में योग्य वर की खोज करने की कोशिश शुरू कर दी थी। परंतु दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी। लेकिन जो दुर्गावती थी, वो गढ़मंडल में एक स्वामी थे, स्वामी दलपति शाह, वो उनकी वीरता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। उनके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दुर्गावती दलपति शाह को पसंद करती थी। तो ये बात उनके पिताजी को, दुर्गावती के पिताजी को बिल्कुल रास नहीं आई। जब यह समाचार दलपति शाह ने सुना, तब उसने बाहुबल से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा। और जब जो दलपति शाह थे, उनको पता चला कि जो वीरांगना है रानी दुर्गावती, वो उनको पसंद करते हैं, तो दलपति शाह ने पूरी कोशिश करी कि वो बलपूर्वक उस कन्या को हासिल कर सके। चंदन राय और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ। अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई। तो जब दलपति शाह ने बलपूर्वक उस कन्या को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो उसके पिता और दलपति शाह में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और अंत में विजय किसकी हुई? दलपति शाह की। गढ़मंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधि पूर्वक विवाह हुआ। और जब वो लोग गढ़मंडल में पहुंच गए संग्राम के बाद, तो वहां जाकर दुर्गावती और दलपति शाह ने विधि पूर्वक विवाह कर लिया था। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। थोड़े समय विवाह के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम उन्होंने क्या रखा था? वीर नारायण। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, गढ़मंडल का राज सिंहासन सूना हो गया। राजा दलपति शाह परलोकवासी हो गए। तो क्या हुआ? जब उनका बेटा वीर नारायण 3 वर्ष का था, तभी उसके पिता दलपति शाह की मृत्यु हो गई।
जिसकी वजह से उनका सिंहासन सूना पड़ गया। अब रानी दुर्गावती अपना राजकाज स्वयं देखने लगी। अब वहां पे जो राजकाज की देखभाल कौन कर रहा था? रानी दुर्गावती। वे प्रजा के सुख दुख का खूब ध्यान रखती। वे जानती थी कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी। रानी दुर्गावती अपनी प्रजा का सुख दुख का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। वो अपने राजपाट की देखभाल करती थी, लेकिन उसको ये भी पता था कि कभी ना कभी मुगल सम्राट की दृष्टि उसके छोटे से राज्य पे अवश्य पड़ेगी। इसलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती रहती थी। इसलिए वो हमेशा अपनी जो प्रजा है उसको तैयार रखती थी कि कभी भी कोई भी हमला हो सकता है, तो हम सबको एकजुट होकर, और इसके अलावा उनको लड़ाई करना, युद्ध में कैसे उन्होंने प्रदर्शन देना है, इन सब चीजों की पूरी तैयारी वो रखती थी। दुर्गावती की योग्यता, उनकी तत्परता तथा प्रजा के प्रति उनकी त्याग भावना अकबर के कानों तक जा पहुंची। फिर क्या हुआ था? थोड़े दिनों के बाद दुर्गावती के बारे में, उसकी योग्यता, उसकी तत्परता और प्रजा के प्रति उसकी त्याग भावना, जब ये सब बातें अकबर के कान में पहुंची, उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी। किंतु उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। बाद में अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? तो जो अकबर के अधिकारी थे, उन लोगों ने सबने अकबर को राय दी कि आप गढ़मंडल के उस छोटे से राज्य को अपने अधीन कर लीजिए, अपने राज्य में जोड़ लीजिए। लेकिन अकबर का हृदय बहुत उदार था, वो बड़े दिल वाला व्यक्ति था, उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में बार बार उसके अधिकारियों ने उनको इतनी बार कहा कि वो आखिर में तैयार हो गए। ठीक है, हमें उनके राज्य को अपने अधीन कर लेना चाहिए। उसने आसफ खान नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला, तब वे तनिक भी भयभीत नहीं हुई। अब अकबर ने क्या किया? उन्होंने आसफ खान नामक एक सरदार को गढ़मंडल की चढ़ाई, ठीक है, तुम गढ़मंडल की, उन्होंने जाने के लिए आज्ञा उनको दे दी थी। और रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला कि आसफ खान नामक एक सरदार आकर हमारे राज्य पर हमला करने वाला है, तो वो तनिक भी भयभीत नहीं हुई, नहीं डरी। सीनी के समान शुद्ध होकर उन्होंने अपने क्षत्रिय तत्व का परिचय देना चाहा। वे जानती थी कि सम्राट अकबर के सम्मुख वे जय लाभ नहीं कर सकेंगी, तथापि उन्होंने आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा रक्ष क्षेत्र में प्राण देना ही उचित समझा। अब क्या हुआ? जो रानी दुर्गावती थी, वो मन ही मन जानती थी कि वो अकबर के सामने वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा, उन्होंने हथियार डालना के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। उसके अपेक्षा उन्होंने रक्त क्षेत्र में लड़ते हुए अपना प्राण देना उचित समझा। रानी दुर्गावती के संकल्प को देखकर उनकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता के रक्षार्थ तत्पर हो गई। देखते ही देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही उपस्थित हो गए। फिर रानी दुर्गावती मुंड मालिनी चामुंडा के समान तुरंगारूढ़ हो अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी। तो उसके बाद जब रानी दुर्गावती के संकल्प को उसकी प्रजा ने सुना, तो उन सब लोगों ने भी रक्त क्षेत्र में जाना उचित समझा, और थोड़े समय के बाद रानी दुर्गावती ने अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी थी। उधर आसफ खां को यह विश्वास था कि अकबर के प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देंगी।
और आसफ खां जो कि उनकी प्रजा दुर्गावती की प्रजा की ओर बढ़ रहा था, उनको ये पूर्ण विश्वास था कि जो रानी दुर्गावती है वो अकबर के प्रचंड प्रताप की ज्वाला से डर जाएंगी और आत्मसमर्पण कर देंगी। यह समझकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोही अपने साथ लिए। रक्ष क्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार करने लगे। हारकर विपक्षी भाग निकले और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। अब जो आसफ खां था वो तो यही सोचकर आ रहा था कि वो डर चुकी होंगी दुर्गावती और वो केवल आत्मसमर्पण करेंगी, तो इसलिए वो अपने साथ केवल 5 अश्वारोही को अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन जो रक्ष क्षेत्र में रानी के जो सैनिक थे उन्होंने उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार किया और वार करने के वजह जो विपक्षी दल था, जो आसफ खां की सेना थी, वो डर गई थी और आसफ खां भी बहुत मुश्किल से अपने प्राण बचाने में सफल हुए थे। आसफ खां के पलायन का समाचार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ। अब जब उन्होंने अकबर को यह बात पता चली कि आसफ खां डरकर वहां से प्राण बचाकर भागकर आए हैं वहां से, तो अकबर को बहुत शर्म आई। उसने 1.5 वर्ष के अनंतर विपुल सैन्य के साथ आसफ खां को फिर गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दोबारा से फिर जो अकबर हैं उन्होंने 1.5 वर्ष के अनंतर मतलब थोड़े समय के बाद उन्होंने दोबारा से आसफ खां को उस गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इस बार भी रानी दुर्गावती की सेना ने प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप उनकी क्रोधाग्नि में शत्रु सेना पतंग के समान कटती गई। इस बार भी क्या हुआ, जब आसफ खां ने आकर वहां पर हमला किया तब भी जो रानी दुर्गावती की सेना थी उन्होंने अपने बल विक्रम का प्रदर्शन दिया और आखिरकार वो फिर से हार गए थे। आसफ खां को दूसरी हार से लज्जा हुई। उसने इस रूप में अकबर को मुंह दिखाना उचित ना समझा। अब उसे कूटनीति का ही मार्ग उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोया। अब क्योंकि आसफ खां हार गया था तो वापस जाकर उसको बहुत शर्म आ रही थी कि वो मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा अकबर को, तो उसने एक नीति सोची। उसने सोचा कि कूटनीति का मार्ग ही उचित है और उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोया। रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। अब रानी ने जान लिया था कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है। अब वहां पर आसफ खां ने जो सैनिक थे दुर्गावती के उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया था और यह सब देखकर अब रानी दुर्गावती को पता चल गया था कि मेरे जो सैनिक हैं उनमें फूट पड़ गई है, तो अब उनको ये आशा बिल्कुल नहीं थी कि अब वह जीत पाएंगी। फिर भी वे आसफ खां के साथ युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। इस बार आसफ खां की सेना असंख्य थी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ। अब क्या हुआ, इस बार रानी दुर्गावती को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने संग्राम क्षेत्र में पूरी युद्ध लड़ा और इस बार जो आसफ खां था, जो उसकी सेना थी वो असंख्य थी। उनको बहुत ज्यादा सेना अपने साथ लेकर आया था। इसी समय उन्होंने देखा कि उनका 14 वर्षीय वीर पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया है। यह देखकर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई। अब क्या हुआ, जब वहां पर युद्ध चल रहा था तभी उसी समय जो उनका बेटा था वीर नारायण, जो कि अब 14 वर्ष की उम्र का था, वो घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गया था। लेकिन यह देखकर भी रानी दुर्गावती बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उनकी सेना के कुछ सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी से प्रार्थना की कि वे अपने
प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। और उन्होंने क्या किया, जो रानी दुर्गावती के सैनिक थे उन्होंने उसके बेटे को उठाया और एक सुरक्षित स्थान पर ले गए और वह रानी दुर्गावती के पास आए और उन्होंने बोला, रानी आप अपने पुत्र के अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे हर्ष है कि मेरे पुत्र ने युद्ध में वीर गति पाई। अब मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। तो सैनिकों के बोलने पर रानी दुर्गावती ने उसको क्या उत्तर दिया कि यह समय मेरा पुत्र से मिलने का नहीं है और मुझे खुशी है कि मेरे पुत्र ने युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण दिए हैं। अब मैं उससे देवलोक में ही मिलना चाहूंगी। अंत में रानी ने देखा कि दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का भय है। तब गढ़मंडल की ओर देखकर उन्होंने अपने ही खंड द्वारा अपने प्राणांत कर लिए। अब रानी दुर्गावती ने क्या, उनको पूरा अंदाजा हो गया था कि अब उनका पकड़े जाने का डर है। तो उन्होंने गढ़मंडल की ओर देखा और उन्होंने अपने ही खंड से, अपनी ही तलवार से अपने प्राणों का अंत कर लिया था। रानी के मृत शरीर को उनके सैनिकों ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र के साथ ही किया गया। इस तरह रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की बलि दे दी, परंतु स्वाभिमान और देश के सम्मान पर आंच नहीं आने दी। तो रानी दुर्गावती ने क्या किया था, अपनी ही तलवार से अपने प्राणों का अंत कर दिया था और फिर उनके सैनिकों ने उनका जो मृत शरीर था उसको सुरक्षित स्थान पर लेके गए और उन्होंने, सैनिकों ने उनके बेटे और रानी दुर्गावती दोनों का ही अंतिम संस्कार कर दिया था। तो इस प्रकार रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की बलि दे दी, लेकिन अपने स्वाभिमान की और अपने देश के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। रानी दुर्गावती के साहस और बलिदान की गाथा भारत की नारियों के लिए एक उपयुक्त प्रेरणा स्रोत है। तो हम इस कहानी को पढ़कर ऐसा मान सकते हैं कि जो रानी दुर्गावती, उनके जो साहस और बलिदान की गाथा है, वो हमारे पूरे भारत की नारियों के लिए एक प्रेरणा देने वाला एक स्रोत है। तो इस कहानी का जीवन मूल्य, राष्ट्र की रक्षा प्राणों की आहुति देकर भी करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देश के लिए अगर हमें प्राण भी त्यागने पड़े, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। So, student, that is all. I hope you all have understood this chapter. So, let us read Shabdarth of this chapter. यश पताका, प्रसिद्धि का झंडा, अग्निशिखा, आग की लपट, अवहेलना, उपेक्षा, निडर, बिना डर का, वीरांगना, वीर स्त्री, मनोवांछित, मनचाही, परामर्श, सलाह, तनिक, थोड़ा, शुद्ध, गुस्सा, सहस्त्र, हजारों, अश्वारोही, घुड़सवार, तुरंगारूढ़, घोड़े पर चढ़े हुए, क्रोधाग्नि, गुस्से की आग, पतंग, फतिंगा, खंड, तलवार, प्राणांत, प्राणों का अंत, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा देने वाला। So student, you have to do this Shabdarth in your notebooks. After this, let us do the exercises that are given in this chapter. First one is उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, रानी दुर्गावती कौन थी? उत्तर, रानी दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। प्रश्न 2, दलपति शाह ने
दुर्गावती को कैसे प्राप्त किया? दलपति शाह ने चंदन राय से युद्ध करके और उसमें विजय प्राप्त करके दुर्गावती को प्राप्त किया। प्रश्न 3, रानी दुर्गावती ने आसफ खां के आक्रमण का किस प्रकार जवाब दिया? उत्तर, रानी दुर्गावती ने अपने स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतर गई। हारकर विपक्षी दल भाग निकले। आसफ खां को भी अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि से भागना पड़ा। प्रश्न 4, आसफ खां ने दूसरी हार के बाद क्या किया? उत्तर, आसफ खां ने दूसरी हार के बाद अकबर को मुंह दिखाना उचित नहीं समझा। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोया। प्रश्न 5, पकड़े जाने के भय से रानी दुर्गावती ने क्या कदम उठाया? उत्तर, पकड़े जाने के भय से रानी दुर्गावती ने गढ़मंडल की ओर देखकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घटना के अनुसार वाक्य के सही क्रम लिखिए। अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई। सेकेंड इज, सिंहनी के समान शुद्ध होकर उन्होंने अपने क्षत्रिय तत्व का परिचय देना चाहा। थर्ड, अब उसे कूटनीति का ही मार्ग उचित जान पड़ा। फोर्थ, रानी ने प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। उन्होंने अपने ही खंड द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। So this exercise you can do in your books. Question answers you will do in your notebook and this exercise you can do in your book. Next question is, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट वन इज, दुर्गावती पुत्री थी। आंसर इज कन्नौज के राजा की। सेकेंड, दुर्गावती ने बार बार पराजित किया। उत्तर, आसफ खां को। थर्ड, दुर्गावती के राज्य को जीतने के लिए किस मुगल सम्राट ने सेना भेजी? उत्तर, अकबर ने। फोर्थ, अंतिम समय में रानी दुर्गावती ने किया खंड द्वारा प्राणांत। नेक्स्ट इज व्याकरण बोध। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संधि कीजिए। क्रोध प्लस अग्नि क्रोधाग्नि, प्राण प्लस अन प्राणांत, वीर प्लस अंगना वीरांगना, अश्व प्लस आरोही अश्वारोही, तुरंग प्लस आरूण तुरंगारूण, स्व प्लस अधीनता स्वाधीनता। नेक्स्ट वन इज, प्रपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। तो पहला है हमारा चंड, प्रचंड, और इसका अर्थ है अधिक तीव्र। नेक्स्ट इज दर्शन, प्रदर्शन, दिखलाने का काम। थर्ड इज देश, प्रदेश, और इसका अर्थ है प्रांत। वेश, प्रवेश, और अर्थ है अंदर जाना। ध्यान, धान, प्रधान, और अर्थ है मुख्य। नेक्स्ट एक्सरसाइज, समास विग्रह कीजिए। यश पताका, यश की पताका, अग्निशिखा, अग्नि की शिखा, क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि, राजकाज, राजा का काम, बल विक्रम, बल और विक्रम। नाउ मौखिक प्रश्नोत्तर, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। चांद बीवी कहाँ की शासक थी? उत्तर, चांद बीवी अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट, चित्तौड़ किस प्रदेश में है? उत्तर, चित्तौड़ राजस्थान में है। थर्ड, खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली 5 महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए। उत्तर, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, गीता फोगट। प्रश्न 4, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर, अर्थशास्त्र
कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट इज रचनात्मक गतिविधियां, मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा लक्ष्मीबाई, गंगाधर राय, मुमताज, शाहजहां, नूरजहां, जहांगीर, जोधाबाई, अकबर। So student, that is all we have to do in this chapter. All the exercises you can do in your books, and question answers, लिखित प्रश्नोत्तर and मौखिक प्रश्नोत्तर and शब्दार्थ you have to do in your notebook. So thank you all for watching this video. I hope you all are fine and safe at your home. So thank you all.